गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो उन सभी छात्र अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो छात्र 10वीं के बाद, 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। कोरोना पेंडेमिक में उन्हें कई चैलेंजेस के साथ गुजरना पड़ रहा है। कई एग्ज़ाम्स के शेड्यूल आगे बढ़ा दिए गए, कई एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। अब बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल हैं कि कहीं उनका साल 2021 भी बर्बाद ना हो जाए। उनके एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, उनके एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आने तक कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन्स बंद हो जाएं, एडमिशन की प्रक्रिया आखिरी डेट कब तक रहेगी, और कई ऐसे सवाल, किस तरह के कॉलेजेस उनको मिलेंगे, प्लेसमेंट्स की व्यवस्था कैसी होगी, हॉस्टल लॉकडाउन में किस प्रकार चलाया जाएगा। ऐसे हज़ारों सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। ये वीडियो उनके हर सवालों के जवाब के ऊपर में बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में किसी तरह का सवाल रोजमाइन ट्रस्ट के मिशन को लेकर रह जाएगा, और साथ ही साथ 2021 के नॉर्मल एडमिशन प्रक्रिया को लेकर रह जाएगा। आपके हर सवाल का जवाब शायद इस वीडियो में मिल जाए आपको। 2021 सेशन में जो पहला सवाल है छात्रों और अभिभावकों का, वो नामांकन की प्रक्रिया के शुरुआत और ख़त्म होने का है। मतलब कि 2020 की कंपेयर में 2021 का नामांकन कब शुरू होगा और कब इसकी प्रक्रिया भारत सरकार की तरफ से बंद कर दी जाएगी। 2021 सेशन में दो एग्जामिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नीट और जेई, इन दोनों एग्जाम्स के रिजल्ट अगस्त के लास्ट वीक तक आने की संभावना जताई जा रही है। मतलब एग्जाम्स अगस्त के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में हो सकते हैं, और 2021 में जो नीट और जेई के एग्जाम्स के रिजल्ट हैं वो 30 अगस्त तक आ सकते हैं। मतलब कि जब रिजल्ट 2021 सेशन के इन दो बड़े एग्जाम्स के 30 तक आएंगे तो एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने तक तो सिर्फ सेंट्रल और राज्य सरकार द्वारा चलाना अनिवार्य रूप में देखा जाएगा। जब एग्जाम की प्रक्रिया अगस्त के पहले और दूसरे वीक में होगी और रिजल्ट आने की संभावना 30 तक होगी, 30 अगस्त तक जताई जा रही है, तो ये जाहिर है कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो सितंबर और अक्टूबर तक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी यूनिवर्सिटी में बंद नहीं की जा सकती, और राज्य स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर में ये व्यवस्था सितंबर और अक्टूबर तक एडमिशन की चलती रहेगी। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भारत के हैं और कई राज्यों में रोजमाइन ट्रस्ट की ब्रांच ऑफिस से उन्होंने फॉर्म भरा है हायर एजुकेशन में खुद को इनरोल करने के लिए। चाहे वो छात्र 10वीं के हैं, 10वीं के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनका लगातार सवाल ये है कि ये काउंसलिंग कब से शुरू होगी, नामांकन कब से शुरू होगा। ये वो छात्र हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से, पेरेंट्स रेफरेंस के माध्यम से, कई ब्रांचों के माध्यम से फॉर्म भरे, और कई ऐसे छात्र जो नेपाल के निवासी हैं और वहाँ के अभिभावकों के ज़रिए और हमारे कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए फॉर्म भरकर इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। ये वीडियो में मैं उनको ये डायरेक्शन और ये गाइडेंस देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों के 8 तारीख को लॉकडाउन की व्यवस्था ख़त्म के बाद एक नोटिफिकेशन आया कि 4 बजे तक की ऑफिसेज चलाई जा सकती। हम लोगों ने आने वाले 22 तारीख से काउंसलिंग ओपन करने का फैसला किया है। ट्रस्ट के बोर्ड के सभी सदस्यों ने मीटिंग के बाद इस बात का फैसला किया कि 20 से लेकर अपॉइंटमेंट्स बुक की जाएंगी। हर एक अभिभावक और हर छात्र हेल्पलाइन नंबर जो कि आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पेरेंट्स के साथ काउंसलर जो हमारे यहाँ मौजूद हैं और जो एक्सपर्ट टीम कोर्सेज वाइज यहाँ बहाल की गई है, उनके साथ मीटिंग करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर से अपने मीटिंग का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते। सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए बच्चे अभिभावकों की सुरक्षा को देखते हुए ऑफिस ने दिशा निर्देश को लागू किया हुआ है। इसीलिए
सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आपका अपॉइंटमेंट लेना काउंसलिंग में आने से पहले ज़रूरी होगा। हेल्पलाइन नंबर पे जो सवाल ऑफिस में लगातार आ रहे हैं काउंसलिंग को लेकर के, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के सवाल बच्चों के ज़रिए अब तक ऑफिस में आए हैं। सर ये क्वेश्चन आया है सर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है एडमिशन के रिगार्डिंग। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स को लेके सवाल आ रहे हैं वो उसका जवाब बहुत क्लियर है कि कोई भी छात्र, चाहे वो 10वीं का हो, 12वीं का हो या ग्रेजुएशन का हो, किसी भी एडमिशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर निर्देश दिया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रकार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं करेगी। जब बच्चा एडमिशन की प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी में जा रहा होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो कॉलेज को रिपोर्ट करेगा, तो वहाँ उसे ओरिजिनल माइग्रेशन और उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो कि कॉलेज फिर 1 महीने के अंदर में वेरिफिकेशन के बाद वापस कर देगा। तो जो अगर बच्चा रजिस्ट्रेशन के, रोज़माइन के रजिस्ट्रेशन के बाद ये सवाल कर रहा है, तो वो छात्र सिर्फ फ़ोटोकॉपी जो इंटरनेट से निकाल कर उसे लाना है और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसको लेकर आना है, और पेरेंट्स के साथ आकर, मतलब अगर उसका अपॉइंटमेंट बुक है काउंसलिंग के लिए, तो वो आकर हमारी एक्सपर्ट टीम जो सब्जेक्ट वाइज बनाई गई है उनसे आकर मुलाकात करके काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया इस महीने के 20 तारीख से लेकर अगस्त की 15 तारीख तक, जो कमिंग अगस्त मंथ है, उस तक लगातार जारी रहेगी। अगस्त के 15 तारीख के बाद अगर कोई चेंजेस आएगा काउंसलिंग में, तो हम लोग नए वीडियो से आपको जानकारी देंगे। ये बच्चों का सवाल है कि सर हम अगर ट्रस्ट में एडमिशन शुरू में लेते हैं तो उसमें कितना पैसा देना पड़ता है, शुरू में मतलब कितना पैसा देना पड़ता है? देखिए, रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मिशन संकल्प में जो हर स्ट्रीम में बच्चा आता है, वो लगभग 11,000 बच्चों के नामांकन के लिए फॉर्म देश भर में ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दिए जा रहे हैं। अब कोई छात्र अगर आता है, उसको फीस की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, ये कोई लोन नहीं है, ये कोई मॉर्गेज नहीं है। अब सवाल इसलिए बच्चा पूछ रहा है कि जब हम उसको नामांकन का लेटर दे रहे होते हैं, 4 साल का एनओसी दे रहे होते हैं कि भाई आप एडमिशन लीजिए, ये सीट आपकी बुक हो गई, आप कॉलेज को रिपोर्ट कीजिए, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसकी फीस की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और हमने उसको एक एडमिशन 1,000 रुपये के फॉर्म पर दे दिया और वो बच्चा कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया अगस्त महीने तक, तो जो सीट कॉलेज से हमने एमओयू के अंतर्गत ली, वो सीट वैकेंट रह गई। साथ ही साथ वो सीट पर हमने किसी बच्चे को नामांकन नहीं दिया और इस बच्चे ने सही टाइम पर एडमिशन क्लोजिंग से पहले ये इन्फॉर्म नहीं किया कि हम कॉलेज जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसीलिए कोई बच्चा सीरियसली अपने सीट को अवेल करने के बाद उस पर रिपोर्ट करे, वो सीट पर एडमिशन लेने के बाद वो कॉलेज की उस सीट पर रिपोर्ट करे, इसके लिए उसकी सीरियसनेस को देखा जाता है कि हॉस्टल की फीस उसको जमा करनी 12 महीने की, जो कि 4 से 5,000 रुपये। अगर हम 5,000 रुपया इसकी फ़ीस मानते हैं तो 12 को 5,000 से गुना कर दीजिए, 60,000 की रकम आती। अब चूंकि ये गरीब मिडिल क्लास का बच्चा है, तो 60,000 की रकम एक बार में नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने इसको क्या किया कि इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 20,000, 20,000 और 20,000। अब 20,000 की रकम जब बच्चा दे देगा तो 100% वो तभी जमा कर रहा होगा जब उसको इस 24x7 के प्रोग्राम में शामिल होना है। तो 20,000 की रकम से नीचे अगर बच्चा दे रहा है तो हम उसको नहीं मानते कि वो सीरियस कैंडिडेट है और इस सीट को उसको हमें स्कॉलरशिप की सीट को दे देना चाहिए और वो बच्चा जाएगा या नहीं जाएगा, ये संदेह बना रहेगा। अगर वो 5,000 रुपया देकर सीट बुक कर रहा है, 10,000 रुपया देकर सीट को लेके जा रहा है, जब उसको फॉर्म भरते वक्त ये बात क्लियरली मेंशन कर दी गई है
कि आपको रहने और खाने की रकम कॉलेज को देनी होगी, जो सारे बच्चे दे रहे हैं उतना ही देनी होगी। तो जब वो जाएगा तो उसकी ये रसीद कहाँ से कट रही है? कॉलेज से कट रही है, कॉलेज के हॉस्टल की रसीद मिल रही है। अगर उसने ये 20,000 रुपया जमा किया एडमिशन की प्रक्रिया के समय, तो ये रोज़माइन की रसीद तो नहीं मिल रही है, वो पैसा रोज़माइन को तो वो नहीं दे रहा है, तो वो डीडी बना के कॉलेज के नाम से दे दे। जब अलॉटमेंट उसको हो रहा है कॉलेज, तो वो डायरेक्ट उन डीडी बना के कॉलेज को दे दे। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर जब हम हॉस्टल जाएंगे तब पैसा जमा कर देंगे। भाई साहब, हम ये कैसे मान लें कि आपको एक 4 लाख की सीट हम आपको दे दें, हम आपको बी फार्मा दे दें, हम आपको नर्सिंग दे दें, हम इंजीनियरिंग एमबीए की सीट दे दें, और आप 1,000 की रकम जमा करे हुए हैं, कैसे मान लें कि आप जाएंगे? इसीलिए हर हाल में छात्र को 20,000 की हॉस्टल की इंस्टॉलमेंट देनी है, तब हम उसको 4 साल की एनओसी दे देंगे, और बच्चे को ये जो 4 साल की एनओसी मिलेगी और उसकी जो रसीद मिलेगी वो कॉलेज की मिलेगी, वो रोजमाइन की नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हम यहाँ जमा किए, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कॉलेज में जमा करना होगा ना पैसा? देखिए, जो इंस्टॉलमेंट उसने 20,000 जमा किया उसको 60,000 जमा करना है। फर्स्ट एक साल में मैक्सिमम हॉस्टल की फीस 60,000, तो 60 का डिवीज़न 2 होगा, 30-30 होगा। अब उसने 20 जमा कर दिया है, तो 20 जब उसने जमा कर दिया है, जब अगस्त महीने में वो कॉलेज जाएगा, ये रसीद उसके साथ लेके जाएगा जो उसने जमा किया है, तो उसके बाद वहाँ वो 10,000 की रकम जमा कर देगा जब रिसेप्शन पे वो अपना बैग रख रहा होगा रिपोर्ट करने के लिए। अब कई सवाल ऐसा भी आ रहा है कि सर अगर हॉस्टल बन रहा, तो भाई हॉस्टल बन रहा तो आपको सिर्फ उतनी ही रकम देनी होगी जितना दिन आप हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, वो पैसा बच जाएगा आपका। मतलब खाने की रकम बच जाएगी, बट रहने का जो टर्म्स और कंडीशन है इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, वो पैसा आपका नहीं बच पाएगा। सिर्फ खाने की रकम बच जाएगी, जो हम लोगों ने एमओयू में मेंशन कर दिया है उनके लेटर में, कि आपको अगर 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन रहा और आप नहीं जा पाए, तो जो 2-3 महीने के खाने की रकम है वो बच्चे की नहीं लगेगी। मेरा क्वेश्चन है कि ये हॉस्टल फीस कब से लगेगी? जैसे बच्चे ने जो हॉस्टल फीस पे करा है 4 महीने का, जो आप कहते हैं बता रहे हैं, तो ये हॉस्टल फीस कॉलेज में बच्चे का कब से लगेगा? ये बच्चे का क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र अभिभावक हैं उन्होंने कॉलेज लाइफ या हॉस्टल लाइफ जिया नहीं होता है, तो इस तरह का एक बचकाना सवाल आता है कि हम हॉस्टल फीस कब से जमा करेंगे। भाई, अगर किसी बच्चे ने कॉलेज लाइफ जिया है, स्कूल लाइफ उसने देखी है, हॉस्टल लाइफ देखा है, तो कहीं भी हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसी भी राज्य के किसी भी हॉस्टल में एक ही कानून लागू होता है, अगर वो ईयरली चल रहा है या सेमेस्टर वाइज चल रहा है। 2 कानून सामने हैं। ये कानून ऐसे है कि अगर सिलेबस ईयरली चलाया जा रहा है, मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम्स ईयरली हो रहा है और उसके हॉस्टल्स को कानून उन्होंने बना दिया, इंटरनल एक मैनेजमेंट ने लॉ बनाया कि ये आपको ईयरली फीस देनी होगी, तो आपको ईयरली फीस देनी होगी। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो होली में 2 महीने के लिए घर चला गया था, तो मैं ये 2 महीना 1 महीना जो छुट्टी में रहा वो तो मैं रहा ही नहीं हॉस्टल के अंदर, तो मैं इसकी फ़ीस क्यों पे करूँगा? ये एक बिल्कुल जाहिलाना आंसर होगा कि ईयरली वाला बच्चा भी कह सकता है कि वो जो 2 महीने की छुट्टी में हॉस्टल में नहीं रहा तो वो 2 महीना क्यों पे करेगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल बच्चा सेमेस्टर में भी करता है कि सेमेस्टर 1 में 1 महीने की छुट्टी थी, सेमेस्टर 2 में 1 महीने की छुट्टी थी, मैं तो 2 महीना था ही नहीं, तो मैं हॉस्टल की फ़ीस 12 महीने की क्यों दूँ? भाई ऐसे नहीं होता। जो कानून है, जो तरीक़ा है, जो लॉ है हॉस्टल का, वो सेमेस्टर्स में है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। मैक्सिमम कॉलेजेस में 90% कॉलेजेस में हॉस्टल की फ़ीस 2 सेमेस्टर्स में ली जाती है। अब बच्चा चाहे अगस्त 15 तारीख को जाए, अगस्त की लास्ट 30 तारीख को जाए, सितंबर की फर्स्ट वीक में जाए या सितंबर की लास्ट वीक में जाए, सेशन ईयर का 2 पैनल में बटेगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। हो सकता है कि जब बच्चा रिपोर्ट करे तो सेमेस्टर 1 3 महीने में हो जाए और सेमेस्टर 2 6 महीने में हो, तो कितना हुआ? 9 महीना।
लेकिन 12 महीने की एकेडमिक कैलेंडर नहीं होती, 10 महीने की एकेडमिक कैलेंडर है, 11 महीने की एकेडमिक कैलेंडर है। एकेडमिक कैलेंडर कभी 12 महीने का नहीं हो सकता। तो जो बच्चा हॉस्टल में 3 महीने और 6 महीने रहा, वो 9 ही महीने हॉस्टल में रहा, लेकिन उसे भी 12 महीने की फीस हॉस्टल को जमा करनी होगी, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। ये मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन से पहले की। अब बात करते हैं लॉकडाउन में। लॉकडाउन की स्थिति में चूँकि हमने भी जब पहली बार पेंडेमिक सिचुएशन में कई चेंजेस एग्रीमेंट में किए, लॉकडाउन से पहले के एग्रीमेंट में हमने कभी भी कोरोना के हालात में छुट्टियों पे कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। लेकिन अब जो 21 का एग्रीमेंट है उसमें हमने अपने एमओयू में ये मेंशन कर दिया है कि छात्र जितने दिन हॉस्टल में लॉकडाउन के कारण छुट्टी में ऑनलाइन स्टडी के लिए घर पे रहेगा, उतने दिन बच्चे के खाने की रकम अदा नहीं करनी होगी बच्चे को कॉलेज के अंदर, क्योंकि उसने खाना खाया ही नहीं है। तो वो बच्चा अगर 4 महीना 3 महीने की छुट्टी में आ गया घर लॉकडाउन की स्थिति में, ऐसी स्थिति में सिर्फ हम फूड चार्जेस को 0 पे रखेंगे, लेकिन रहने का कॉस्ट फिर भी उसे अदा करना होगा, एग्जामिनेशन की फ़ीस फिर भी अदा करनी होगी, लाइब्रेरी की फ़ीस फिर भी अदा करनी होगी। क्यों? क्योंकि पूरे प्रांगण, पूरा कैंपस ऑन है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जा रही है, जो सिस्टम बहाल है उस पर जो कॉस्टिंग है हॉस्टल की वो अदा करनी होगी। ट्यूशन फीस उनको ना देनी है, ना उसमें लेटर में उनके मेंशन भी है कि आप इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के लिए ट्यूशन फीस की आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं, पर लॉजिंग फूडिंग का खर्च और एग्ज़ाम का खर्च आपको अदा करना होगा। लेकिन हालात जैसे भी हों, आपके एग्रीमेंट में जो पैसा आपको लिख के दिया गया है उसमें अगर आप लॉकडाउन में घर पे हैं तो ऐसे हालात में जो आपको खाने की रियायत मिल जाएगी, वरना रिमेनिंग फीस आपको जमा करनी है। हॉस्टल में कितने बच्चे, एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? देखिए, रोजमाइन ट्रस्ट के इस एग्रीमेंट में हर राज्य में कॉलेजेस हैं, हर कोर्स में कॉलेजेस, हर स्ट्रीम में अलग तरह का एक मैनेजमेंट सिस्टम है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं हमारे पास टेक्निकल और लॉ के, जिसमें एक बच्चा एक कमरे में अकेला रहता है, और कई हॉस्टल्स ऐसे हैं जिसमें एक कमरे के अंदर में 3 बच्चे रहते हैं। चूँकि कई एआईसीटी के नियम ऐसे भी हैं जिसमें बच्चा या तो अकेला रहेगा या 3 में रहेगा, 2 नहीं रहेगा, कई ऐसे कैंपस के नियम हैं। तो ज़्यादातर कॉलेज में हमारे जो एग्रीमेंट है या तो बच्चा अकेला है या 3 के साथ, ज़्यादातर कॉलेज में। कहीं कहीं ऐसा है जब बच्चे के लिए अटैच बाथरूम की सुविधा है, एक बड़ा सा रूम है, ऐसी स्थिति में एक कमरे में 4 बच्चे भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़माइन ट्रस्ट का बच्चा किसी एक कमरे में 4 है और अदर बच्चे जो रोज़माइन के अलावा उन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो बच्चे के लिए अलग से कोई इंतज़ाम है। नो, अगर बाहर का बच्चा 5,000 की रकम में एक कमरे में 4 रह रहा है तो रोज़माइन का बच्चा भी 5,000 की ही रकम में 4 के तादाद में उस कमरे में रह रहा है। ऐसा नहीं है कि रोज़माइन ट्रस्ट के बच्चे को कोई अलग से बिल्डिंग और कमरा अलॉट है। हमारे 60 की तादाद में 15% बच्चे हमारे हैं जो उन्हीं के बीच रह रहे हैं, कॉमन बच्चों के बीच। उनके लिए खाने का इंतज़ाम कॉमन है, रहने का इंतज़ाम कॉमन है, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता कैंपस के अंदर में कि ये रोज़माइन का बच्चा है और उस बच्चे को कॉलेज के बच्चे के रूप में देखा जाता है। रोज़माइन का बच्चा वो नहीं है, क्योंकि ये बात कि उसके कॉलेज की फ़ीस बच्चा अदा नहीं कर रहा है या कॉलेज की कोई फ़ीस उस पर लागू नहीं है, ये बात सिर्फ बच्चे को पता है और कॉलेज मैनेजमेंट को और मुझे पता है। उनके दोस्त अहबाब को ये बात पता नहीं है, उनके साथ पढ़ रहे छात्र अभिभावकों को ये पता नहीं है कि ये छात्र रोज़माइन का छात्र। इसमें लिखा हुआ लेटर में ये बात मेंशन है कि रिमेनिंग जो फीस है वो रोज़माइन से आ रही है अंडर द एमओयू। मतलब एमओयू में जितना हम लोगों ने एग्रीमेंट में फ़ीस फिक्स की है आपस में, कॉलेज मैनेजमेंट और रोज़माइन ने, वो फीस का भी
पूरा एक्सप्लेनेशन उनके लेटर में मेंशन। इसलिए दोनों बच्चे अलग नहीं हैं, कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे सारे बच्चे कॉमन तरीके से हैं। रोजमाइन का बच्चा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कॉलेज के अंदर में जाने के बाद। सर, कुछ बच्चों का सवाल है कि जब वो एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कब से वो जाकर कॉलेज में रह सकते हैं? देखिए, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा अगस्त में, लेकिन बच्चा जाकर रहना तभी शुरू करेगा जब पूरे देश की काउंसलिंग खत्म हो चुकी होगी और रिपोर्टिंग का समय हो रहा होगा। मतलब जैसे अब बी फार्मा का बच्चा है, तो बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसमें फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है एडमिशन की, नामांकन की आखिरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में भी होता है। जब आखिरी प्रक्रिया को पूरा कर रहा होता है सरकार, जब राज्य की व्यवस्था उसकी आखिरी प्रक्रिया में शामिल कर रहा होता है बच्चे को, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ एडमिशन, उसमें बच्चे को फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है। तो अगर मैं अभी मान लीजिए अपना लेटर देने के बाद जो हम लेटर दे रहे हैं वो 15% एडमिशन में हम अधिकार रखते हैं किसी छात्र को डायरेक्ट एडमिशन दे देने का, हाँ, चूँकि हमारा एग्रीमेंट है और सरकार हमें परमिशन दे रही है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के सेल्फ फिनांस्ड कॉलेज या आपके MOU के अंतर्गत जो एडमिशन करना है उसमें 15% सीटों पर हम डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। मतलब 60 में 9 सीट पर हम डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए 60 सीट में हमने 9 सीट पे नामांकन कर दिया, रिमेनिंग पर काउंसलिंग होगी तब बच्चा रिपोर्ट करेगा। अब मेरा 9 बच्चा पहले जा कर के कॉलेज में अपने सिलेबस शुरू तो नहीं कर सकता, क्लासेस शुरू तो नहीं कर सकता जब तक कि राज्य की काउंसलिंग कंप्लीट होकर बच्चा रिपोर्ट ना कर ले। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को समझना होगा, बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा अगर एडमिशन आपने कर दिया अभी तो मैं कब कॉलेज चला जाऊंगा। भाई जब सेशन शुरू होगा तो सबके लिए होगा, IITians के लिए भी होगा, NITians के लिए भी होगा, रोजमाइन के लिए भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा सेशन पहले शुरू हो जाएगा और उनका सेशन बाद में शुरू होगा। हम बहुत ही गंभीरता से, बहुत सीरियस तरीके से ये बच्चों को समझाना चाहते हैं कि जो रोजमाइन संस्था का प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी प्रक्रिया निर्भर करती है उनके कानूनी व्यवस्था के साथ। मतलब केंद्र सरकार जब अनाउंस करेगी सारे रिपोर्टिंग को और काउंसलिंग को बंद करके एडमिशन के सेशन को ऑन करेगी तो मेरा भी बच्चा उसी वक्त सेशन कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता जैसे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ करती हैं कि उनका एडमिशन अगर आज हुआ तो कल से वो क्लासेज ऑन कर लें या परसों से वो उनको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि उनका सेशन कभी भी शुरू हो सकता है और कभी ख़त्म नहीं होता। हमने देखा है कि जनवरी और फरवरी में जब यहाँ केंद्र सरकार एडमिशन बंद कर दी, राज्य सरकार एडमिशन बंद कर दी, तो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने जनवरी, फरवरी, मार्च में भी एडमिशन किया है। उनकी व्यवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रोजमाइन की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटीज़ के साथ इम्पैनल है और स्टेट सरकार के साथ इम्पैनल है। तो हम केंद्र और राज्य सरकार के कानून के अनुसार चलेंगे, हम अलग से नहीं चल सकते। इसीलिए हमारा काउंसलिंग का व्यवस्था भी उन पर निर्भर है, रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी उन पर निर्भर है। सर, बच्चों का ये क्वेश्चन ये भी है कि किस तरह का कॉलेज मिलेगा रोजमाइन के माध्यम से? देखिए, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि किस तरह का कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग में बच्चों को, सबसे पहले बच्चों को ये समझना होगा कि रोजमाइन ट्रस्ट का मिशन, संकल्प, रोजमाइन की काउंसलिंग की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटीज़ और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटीज़ के साथ खड़ी है। मतलब हम उस व्यवस्था के साथ खड़े हैं जो ओरिजिनल है, जो बहुत ही प्योर है। तो हम जब भी एडमिशन करेंगे तो या तो जैसे हमने IP के साथ अपने कई कॉलेजेस हैं हमारे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक यूनिवर्सिटी है। कई राज्यों में हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़े हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी UPTU, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU, हमने अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ कई कॉलेजेस साइन किए हुए हैं। हमने विश्वसरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ कर्नाटका में कई कॉलेजेस साइन किए हुए हैं। हमने
आंध्र प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेजेस साइन किए हुए हैं, और जितने भी कॉलेज जिन सब्जेक्टों में हमने साइन किए हैं उसकी क्वालिटी ये है कि हम उन कॉलेजों में, जैसे फार्मा अगर करवाने जा रहे हैं तो हमने सिर्फ राज्य की यूनिवर्सिटी का कागज़ कॉलेज से नहीं मांगा है, उनकी एफिलिएशन का कागज़ राज्य सरकार से भी मांगा, और उनके फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के पेपर्स भी हमने मांगे, तब उन कॉलेजों के साथ हमने एग्रीमेंट किया। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो अप्रूवल की प्रक्रिया है उनके कागज़ को चेक करने के बाद हमने उनके साथ MOU और सीट साइन की। तो हमारा जो सीट है अगर वो उसको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि वो चिकन बिरयानी मांग रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ। मतलब एक व्यक्ति बहुत भूखा है, नीडी है, तो उसको खाने की ज़रूरत है, उसके अरमान पूरे नहीं करने बिरयानी और चिकन मांगकर, लेकिन हम उसको प्योर भी दे रहे हैं, ओरिजिनल भी दे रहे हैं, बेहतरीन चीज़ भी दे रहे हैं, और उससे किसी तरह का कोई पैसे का लेन देन या किसी तरह का उसके साथ बिजनेस हम नहीं करने जा रहे हैं। जब हमारा उसके साथ कोई व्यापार नहीं है, हमारा उसके साथ कोई पैसे का लेन देन नहीं है, तो ऐसा छात्र हम पे विश्वास नहीं करके वो कैसे ऐसे दूसरी व्यवस्था पर विश्वास कर सकता है जहां उसे लाखों रुपया पूछा जा रहा है। मतलब हमेशा जब हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई टर्म्स कंडीशन अप्लाइड होता है फीस स्ट्रक्चर का, आप 4 लाख दीजिए तब हम एडमिशन करेंगे, वहां हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए। हमने बच्चे से रोज माइंड के इस वीडियो में कह रहा हूं, हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसी भी छात्र से रोज माइंड ट्रस्ट के एडमिशन की प्रक्रिया में 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा हम किसी तरह की कोई रसीद नहीं काटते, ना ही किसी बच्चे ने आज तक ये क्लेम किया हमें कि हमने कौन से पैसा ले लिया। अब बच्चा किस तरह की बातें कर रहा होता है, मैं इसको भी नेगेटिव, जब हॉस्पिटल है तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं। जैसे आप हॉस्पिटल चलाते हैं तो हो सकता है आपका पेशेंट मर भी जाए, लेकिन चंद पेशेंट के मर जाने से कोई हॉस्पिटल बंद नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि सक्सेस का रेशियो क्या है। हमारा जो बच्चा है, कई मतलब 1% या 2%, अगर हज़ारों की तादाद में देखें तो वही केसेस हमारे पास आते हैं जब उसने हॉस्टल की फ़ीस कॉलेज को सबमिट कर दी, उस बच्चे ने हॉस्टल की रसीद प्राप्त कर ली और वो बच्चा हमें बिना इन्फॉर्म किए रिपोर्ट ही नहीं किया। ऐसे हालात में उसका जो सबमिट अमाउंट है उसको वो फॉलो अप नहीं कर रहा है कॉलेज के साथ, और वो कह रहा है मैंने तो रोज माइंड में जमा किया था। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने एक मोबाइल दुकान से मोबाइल खरीदा और उसके बाद आपका मोबाइल घर पे गिर गया और बंद हो गया। आप दुकान गए, जिस सेल्समैन से आप मिले, आपने उससे बोला, सारी बात आप बता रहे हैं कि मोबाइल बंद हो गया और नहीं ऑन हो रहा और कैसे चलेगा, लेकिन आप एक झूठ बोल रहे हैं कि ये मोबाइल गिरा था इसलिए बंद हो गया। और अब आप उसको बोल रहे हैं कि सर ये मोबाइल अभी अभी मैं ले गया था, आप इसको वापस कर दीजिए। वो बेचारा एक सेल्समैन ये कह रहा है कि सर ये मोबाइल आपका बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई चीज़ टूटी भी नहीं है, मैं बनवा के आपको कल परसों सर्विस सेंटर से ला के दे दूँगा। आप आस्तीन चढ़ाने लग गए, मेरे तो मौसा हैं DM साहब, SP साहब। भाई आप उसको जान भी मार दीजिएगा तो वो मोबाइल सेलर आपको दूसरा मोबाइल निकाल के नहीं दे सकता, क्योंकि वो 1 लाख रुपए का अगर मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, तो उसकी तनख्वाह उतनी की नहीं। ये बात एग्जाम्पल के तौर पे मैं उन सारे अभिभावकों को समझाना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस होता है कि आपने अगर रोजमाइन ट्रस्ट के माध्यम से किसी कॉलेज को 10,000, 15,000, 20,000 की रसीद कटवा ली, DD के माध्यम से उनके हॉस्टल फीस जमा कर दिए, तो आपके रिपोर्ट नहीं करने पर आप रोज माइंड को फॉलो नहीं कर सकते, आप कॉलेज को फॉलो कीजिए। कॉलेज की प्रक्रिया क्या है, कॉलेज के पास आपने क्यों लेटर भेजा कि मैं नहीं पहुंचूंगा, मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा हूं, तो आपका जो सवाल है कि किस तरह का कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता कि हम जो कॉलेज दे रहे हैं वो इतना प्योर है, इतना बेहतर है, जो बच्चा डिजर्व नहीं करता एक मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास का, और उसको वो कॉलेज मिल रहा है 1000 रुपये में।
हम उसको कॉलेज तक पहुंचा रहे हैं। और वो बच्चा अगर खाना खा रहा है, रह रहा है, तो अपने हॉस्टल की फीस जमा कर रहा है। तो कॉलेज इज़ बेस्ट। कॉलेज में ऐसा नहीं कर सकते आप कि फीस नहीं लग रही है। बिल्कुल ये बात अपने दिमाग से, देश और विदेश का हर बच्चा दिमाग से निकाल ले। बिल्कुल हर बात उसके दिमाग में ये ऐसी चलनी चाहिए कि उसकी फीस वो नहीं जमा कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा बंदा उठा रहा है। फीस कम नहीं है, फीस उसकी पूरी सबमिट हो रही है, लेकिन एमओयू के अंतर्गत अगर फीस जो तय हुई है कॉलेज के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, वो फीस की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सोशल साइट्स के माध्यम से एक सवाल आ रहा है, जो बच्चा पिछले साल रोजमैन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, क्या वो बच्चा इस साल उसी फॉर्म पे नामांकन ले पाएगा? पिछले साल किसी कारणवश वो बच्चा नामांकन नहीं ले पाया था। ठीक है, देखिए हमारे फॉर्म के पॉइंट नंबर 2 पे ये लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर। तो जब कोई बच्चा 1 साल में फॉर्म भर लेता है, मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं का फॉर्म भर ले, तो वो 1 साल 11वीं में ना आए, 12वीं में आ सकता, मतलब 3 साल के बीच में वो कभी भी इस फॉर्म का इस्तेमाल खुद कर सकता है या फॉर्म के इस्तेमाल को किसी परिवार को करने दे सकता है। यहाँ तक नहीं कि सिर्फ कर सकता है, वो परिवार को भी दे सकता है। तो हर हाल में कोई बच्चा जो 3 साल पहले भी फॉर्म भरा है, हमारा फॉर्म भरने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा सीरियस हो। हम उस फॉर्म का जो पैसा जनरेट होता है उसी ज़िले के अंदर, उसी राज्य पे खर्च करते हैं। आप कहीं भी कोई फॉर्म का बेचने और फॉर्म बेचने के बाद इस पैसे की उगाई करने का मकसद नहीं है, पैसा उगाना मकसद नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई बच्चा फॉर्म खरीदा है तो 3 साल के लिए वैलिड है, और अगर 3 साल बाद भी वो रसीद लेकर आकर खड़ा होकर ये कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसे दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सर, कई राज्यों से ये सवाल आ रहे हैं, सब बिहार को छोड़ के, जहाँ पे अभी एग्जाम्स नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आए हैं 12वीं के, उन बच्चों का ये सवाल है कि एडमिशन जो हमारा है 2021 सेशन का, कब तक चलेगा? मैंने अभी पहले वाले भी कुछ कन्वर्सेशन में ये बताया कि एडमिशन दिसंबर तक चल सकता है कई कोर्सेज में। जैसे पैरामेडिकल में एडमिशन बहुत लेट तक चलेगा। अब काउंसलिंग कब ख़त्म होगी जेई की और स्टेट बोर्ड की, सेंट्रल सरकार अपनी काउंसलिंग कब ख़त्म कर लेगी, राज्य सरकार अपनी काउंसलिंग कब ख़त्म कर लेगी, ये डिपेंड करता है उनकी व्यवस्था पर। कॉमन तरीक़े से कोरोना से पहले 15 अगस्त लास्ट डेट थी किसी भी राज्य की। अगर आप 20 को देखें तो दिसंबर तक चल रहा था एडमिशन। मतलब अगर हम 21 को उस अनुभव से देखें, उस एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स पर देखें और हालात को देखें, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एडमिशन दिसंबर के लास्ट डेट तक चलेगा, मुझे लगता है। इसलिए किसी भी छात्र को, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि किसी भी छात्र को हड़बड़ाकर ये सोचकर एडमिशन नहीं लेना चाहिए कि उनका सेशन ख़राब हो जाएगा, उनका फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल समय है, अभी बहुत समय है, बहुत सोच विचार कर ही एडमिशन लें। इस बीच में कई प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लोग आपके घर पहुंच रहे हैं। मैं हमेशा से इस मुहिम को चला रहा हूं, इसलिए इसको ऐड कर देता हूं इस वीडियो में ही, कि आप किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दें, किसी को कोई बहुत बड़ा अमाउंट ना दे दें, ताकि आप हाईजैक हो जाएं और आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं, तो आप सही जगह पे एडमिशन कैसे लेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को ना दें, किसी को बहुत बड़ा कैश अमाउंट ना दें, और बिना कॉलेज विजिट के, बिना बच्चों की फीडबैक लिए नामांकन की प्रक्रिया में शामिल ना हो। सर, बच्चों का ये भी सवाल आ रहा है कि जैसे हर स्टेट का अपने एग्जामिनेशन होते हैं, तो बिना एग्जाम दिए हुए रोजमैन के माध्यम से बच्चे किसी भी कॉलेज में एडमिशन कैसे ले पाए? बहुत बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, फिर भी ये सवाल आपका इसमें भी है, ठीक है। कि पहले तो समझना है, एडमिशन की प्रक्रिया को एजुकेशन माफियाओं ने ड्रामेटिकल बना दिया। 50% के पास आउट बच्चे, जो चाहे 10वीं के बाद 50% में मार्क्स रखते हों, 12वीं के बाद 50% में मार्क्स रखते हों, ग्रेजुएशन के बाद 50% में, डिग्री कोर्स में 50% मार्क्स हो, और वो उसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं।
तो किसी भी छात्र को राज्य की व्यवस्था के अंदर में, राज्य स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर में 15% सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन का व्यवस्था है। लेकिन ये प्रचार में इसलिए नहीं है, सोचने की बात है कि पूरे भारत के नामांकन की प्रक्रिया में 20 से 25% शामिल होता है बच्चा। यानी आप ये सोचिए कि जब 70% से 80% सीट खाली है भारत की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पे जो ड्रामा है उसे बंद होना चाहिए। मेरे इस बात को गंभीरता से लें एक्सपर्ट। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे भारत की 70% सीटें खाली हैं तो एग्ज़ाम किस बात का? पहले होल्ड लगनी चाहिए, हायर एजुकेशन में नामांकन का स्पीड बढ़ाने पे के ऊपर काम होना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम है ये ब्रेक है। मतलब कई बच्चा के दिमाग में ऐसी बात आ रही है इसलिए क्योंकि उनके टीचरों ने, उनके गली मोहल्ले के एजुकेशन माफियाओं ने ये डाल दिया दिमाग में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। पहले ये समझना होगा कि इस देश की महान यूनिवर्सिटी है अन्ना यूनिवर्सिटी। वो तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेती, अपने परसेंटेज के आधार पे प्रदेश के सारे बच्चों को नामांकन दे रही है। तो 15% सीट पर ज़्यादा एजुकेटेड लोग केरला में हैं, तमिलनाडु में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं कि यहाँ हैं, नॉर्थ जोन के अंदर हैं। ये समझना पड़ेगा कि इस व्यवस्था से हम एडमिशन में ख्वाहिश रखने वाले लोगों को डराकर रोक दे रहे हैं। लेकिन अगर एकदम से दरवाज़ा ओपन करके रखेंगे कि कम विथ योर 50% मार्क्स एंड गेट एडमिशन, तो हमारा हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ेगा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भारत का बढ़ेगा। तो मैं नहीं, देश का कानून मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि 15% सीट पर हम किसी भी छात्र का शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, स्टेट वाले पैनल में, स्टेट काउंसलिंग के पहले एडमिशन कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम्स में जाने की। सर कुछ नेपाल के बच्चों से क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे नेपाल के बच्चे इंडिया आते हैं स्टडी करने के लिए, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनका जो सर्टिफिकेट इंडिया से मिलेगा उनको, तो क्या वो इक्विवेलेंट होगा नेपाल में? अच्छा सवाल है ये। असल में क्या है कि नेपाल में एक एजुकेशन माफिया का टीम है जिसको ईकैन बोलते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन। हमसे बहुत नफरत करता है वो लोग क्योंकि हम सब पोल खोल दे रहे हैं उसका। भाई एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन का ये जो भ्रम फैलाया गया कि ये नेपाल में वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो हम ये पहले जवाब मांग रहे हैं उसी से कि जो 1 साल पहले देश में हमारे यहाँ पहली बार प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनी, वो यूनिवर्सिटी भी उनके वीसी को टीयू में इक्वलेंसी करा लेती है 4 अन्य दे करके, वो वैलिड है। यानी हमसे वो पूछ रहा है कि आपकी आईआईटी वैलिड है कि नहीं नेपाल में, एनआईटी वैलिड है कि नहीं नेपाल में। और वैलिड कौन है उनका? जो एजेंटों के नज़र में वैलिड है वो यूनिवर्सिटी है जो पिछले साल बनी है। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ जो पिछले साल बनी है, मतलब उनका अभी एक भी बैच पास आउट नहीं है, वो उसको इक्वलेंसी का कागज़ फ्रेम में टांग कर रखे हैं। ये वो बेईमान लोग हैं जो अपने देश के बच्चों को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को बहुत गंभीरता से इस पर गाइडेंस देना चाहता हूँ। भारत में शिक्षा की जो व्यवस्था है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो अमेरिका में वैलिड है, नेपाल में नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में वैलिड है। हाँ, क्वेश्चन है वैलिड पर कि इस डिग्री की वैल्यूएशन पर क्वेश्चन है, किस पर? प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर। लेकिन केंद्र सरकार की डिग्री पर ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं उठी आज तक। राज्य सरकार की डिग्री पर कोई क्वेश्चन नहीं। हमारी डिग्री टीयू से इक्विवेलेंट है। रोजमाइन के सभी छात्र किसी भी स्ट्रीम में जो पढ़ रहे हैं वो टीयू से इक्विवेलेंट डिग्री पर पढ़ रहे हैं। लेकिन एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन जिन बच्चों को भ्रम फैला रही है कि ये जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान है उसमें बच्चा को डिग्री जो मिलेगी वो टीयू से इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल झूठ है, भ्रम है। इससे निकलना चाहिए बच्चों को। नेपाल के छात्रों को समझना चाहिए कि उनकी बात तब सही होती जब कोई आधार होता बात में। मेरी बात इसलिए सही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फ्रेम में सर्टिफिकेट लगा हुआ है टीयू का, वो सही है। और हमारे देश की महान देश की यूनिवर्सिटीज़ पर वो कह रहे हैं कि इसके पहले वैल्यूएशंस का जांच कर लो। इसलिए उनके भ्रम में ना आए।
हमने रोजमाइंड के ट्रस्ट के ज़रिए जितने भी बच्चों के नामांकन किए नेपाल के 800 बच्चों के, उनकी डिग्री टीयू से इक्वलेंट है। भारत के टॉप मोस्ट, स्टेट के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में टीयू की इक्वलेंसी के साथ हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं नेपाल के छात्रों को। सर कई बच्चों का ये सवाल भी आ रहा है कि हमें जो ये स्कॉलरशिप मिल रही है रोजमाइंड की तरफ से, भविष्य में जब हम पढ़ाई कर लें तो हमें क्या ये चुकाना पड़ेगा रोजमाइंड को? क्या ये लोन है जो हमें रोजमाइंड की तरफ से मिल रही है? रोजमाइंड ट्रस्ट का मिशन संकल्प के ज़रिए पढ़ रहे सभी छात्रों को जो स्कॉलरशिप उनको मिली है उन्हें वापस करनी होगी। उनको लोन नहीं मिला है लेकिन उनको वापस करना पड़ेगा ये पैसा। कैसे वापस करना होगा? जो उन्होंने शपथ लिया। हर छात्र ने जो रोजमाइंड से पढ़ाई कर रहा है या कर रही हैं, उन्होंने ये शपथ लिया कि मैं पढ़ने के बाद एक बच्चे को पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगा। तो वापस हुआ कि नहीं हुआ? 100% वापस हुआ। भाई जो पढ़ रहा था वो एक बच्चे को पढ़ा दिया तो समाज के लिए वापस हो गया वो। और लड़का है तो उसने ये वादा किया कि मैं शादी में दहेज नहीं लूँगा और ना ही अपने परिवार को लेने दूंगा। तो समाज में जो बुराई थी उसको ख़त्म करने का ये अभियान है। उस तरीके से भी वापस हुआ। लड़कियां कह रही कि मैं उस हरामखोर से शादी नहीं करूंगी जो मेरे माता पिता से दहेज मांगेगा। तो ये समाज में एक क्रांतिकारी ख़त्म हुआ। मतलब ये है कि वापस नहीं करना होगा, ये बात कहना कि नहीं कोई वापस नहीं करना होगा, नहीं, ये एक मिशन है, ये एक संकल्प है, एक कंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम है जो समाज के को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसमें वापस करना होगा, लेकिन इसका मोड पैसे के रूप में वापसी का नहीं है बल्कि मिशन के रूप में वापसी का। सर बच्चे की कुछ क्वेरी ये भी आ रही है कि अगर जो भी रोजमाइंड के माध्यम से जिस कॉलेज में उनकी नामांकन होती है तो वहाँ उनकी प्लेसमेंट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे का सवाल ये होता है कि पढ़ने के बाद उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने पहले ही बताया कि जिस क्वालिटी शिक्षा को हम लेके चल रहे हैं कि इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बच्चा हॉस्टल में है, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ रहा है, एक अच्छे मॉडल पे, केंद्र सरकार के मॉडल पे पढ़ रहा है, और हमारा 15% बच्चा है उस कॉलेज के अंदर में, और बाकी जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे उस राज्य से काउंसलिंग से मेरिट पे आए। तो अगर हमारे बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या उनका होना चाहिए जिन्होंने बिना पढ़े डिग्री हासिल की है? सोचने की बात है। लेकिन हम झूठ नहीं फैला रहे हैं समाज के अंदर में कि भाई मेरे यहाँ से एडमिशन लीजिएगा तो आपका 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हुआ वो बात कि एक आदमी निर्मल बाबा बन जाए और कहे कि आप मेरे यहाँ से इस मैरिज हॉल से शादी कीजिएगा तो आपको सिर्फ बेटा होगा, अगर मेरे मैरिज हॉल से शादी कीजिएगा तो आपका मैरिज लाइफ सक्सेस रहेगा। भाई ये तो सिर्फ प्रिडिक्शन है। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ये है कि हम क्वालिटी से पढ़ेंगे तो हमको प्लेसमेंट मिलेगा। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, हमने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, हमने सेल्फ अपने आप को डेवलप किया होगा, तो कंपनी जिस दिन इंटरव्यू के लिए आएगी, हमने सारे आंसर किए होंगे तो प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल भविष्यवाणी जैसा लगता है कि हमने अभी नामांकन नहीं लिया है, हम अभी एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किए खुद को, लेकिन आज ही हम जानना चाहते हैं कि 4 साल बाद मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं ये कह सकता था इस आंसर में कि 100% लगेगी, लेकिन ये जवाब 100% झूठ होता, और झूठ की बुनियाद के साथ हम इस मिशन को नहीं चलाना चाहते। झूठ के जवाब के साथ हम कोई सपना बेचना नहीं चाहते। हम 100% उन कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं जहाँ बेस्ट कंपनीज आती हैं, पर प्लेसमेंट उसी का होगा जिसके सारे पेपर में वो क्लियर होगा और कम्युनिकेशन में और पर्सनालिटी वाइज उसने खुद को ग्रोथ किया होगा और डेवलप किया होगा। प्लेसमेंट उसी का होगा। अब आप मुझे बताइए कि जो मैरिज हॉल का मालिक इस तरह के दावे कर रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल बेकार दावे नहीं कर रहा है वो, एक ठगी जैसा वादा नहीं कर रहा है वो कि आप मेरे मैरिज हॉल से शादी करेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस रहेगी। ये एक फेक कमिटमेंट है, ये प्रिडिक्शन है। हमें ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करना चाहिए, प्रिडिक्शंस पे नहीं। हर वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर आप तक पहुंचाने के लिए ख़ास तरीके से बनाया जाता है, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को, इस मिशन को, इस मुहिम को
सब्सक्राइब नहीं किया है और इसके आप हिस्सा नहीं बने हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुहिम का हिस्सा बनें। साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी छात्रों में शेयर करें जो छात्र सच में करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हैं।